हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि HTML कमेंट्स आखिर होते क्या हैं और उसका हमने टैग भी देख लिया था कि हम किस तरीके से HTML टैग को यूज़ करते हैं। हाइड कंटेंट की बात कर ली थी हमने कि HTML कमेंट्स का यूज़ या फिर किसी भी कमेंट का किसी भी लैंग्वेज के अंदर कमेंट का यूज़ हम क्यों करते हैं, कंटेंट को हाइड करने के लिए। अब बात करते हैं कि हाइड इनलाइन कंटेंट जो है वो आखिर काम कैसे करता है। सोचो कि आपने क्या किया कि यहाँ पर एक ये लाइन लिखी है, ठीक है। मानो कि आप इसको कुछ ऐसे लिखते हो अपने कोड के अंदर। इतनी बात क्लियर है। अब आप क्या करते हो कि आप इस पार्ट को इस पार्ट को हाइड करना चाहते हो, इस पार्ट को हाइड करना चाहते हो। तो हाइड करने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ से जब शुरू होगा तो यहाँ पर आप कमेंट को ओपन कर दोगे और यहाँ से आप कमेंट को क्लोज कर दोगे। तो अब ये पार्ट आपका डिस्प्ले के ऊपर दिखाई नहीं देगा। इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या लिखा दिखाई देगा कि कमेंट्स कैन बी यूज्ड द मिडल ऑफ द HTML कोड, केवल इतना दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आप इसको दोबारा से हटा दोगे तो ये अब डिस्प्ले पे क्या दिखाई देगा कि कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड पार्ट्स इन द मिडल ऑफ द HTML कोड। तो हम इनलाइन कंटेंट का मतलब क्या होता है कि हम जो भी हमारा कंटेंट है उसके बीच में हमें अगर किसी पार्ट को हाइड करना है तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं HTML एलिमेंट्स की। तो HTML एलिमेंट्स होते क्या हैं। An HTML element is defined by a starting tag, some content and an end tag। जैसे कि यहाँ पर देखोगे कि इसका सिंटैक्स कैसा है कि यहाँ पर कोई भी एक टैग का नेम होगा, उसके बाद जो हमें कंटेंट लिखना है वो कंटेंट लिखेंगे और उसके बाद उस टैग को हम क्लोज कर देंगे। ये बात क्लियर है। अब इसका एग्जांपल देखो, ये हमारा स्टार्टिंग टैग हो गया, ठीक है। H1 ले लिया मैंने, या फिर मैं ये कहूँ कि ये हमारा P टैग यूज़ कर लिया हमने। ऐसे ही फिर मैंने क्या किया कि अपना कंटेंट लिखना शुरू करा। ये मेरा कंटेंट था और इसमें P टैग के अंदर मैंने ये कंटेंट लिख दिया अपना, जो भी हमें लिखना है कोड के अंदर। जब मेरा काम ख़त्म हो गया उसके बाद मैंने क्या करा कि एंड टैग यूज़ करूँगा। ये देखो ये क्या लिखा है, एंड टैग। ये एंड टैग किसके लिए है, ये इसके लिए है। ये स्टार्टिंग टैग किसके लिए है, इसके लिए है। और ये सम कंटेंट, ये किसके लिए यूज़ किया है, इसके लिए यूज़ किया है। तो एंड टैग की बात करेंगे तो ये एंड टैग कुछ ये हो गया और ये हो गया। तो इससे हमें पता क्या चला कि जो HTML एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर हमारा क्या क्या शामिल होता है। एक स्टार्टिंग टैग होता है, फिर उसके बाद जो हम कंटेंट लिखते हैं वो, और उसके बाद हमारा एंड टैग होता है। अब जो ये टैग हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर स्टार्टिंग टैग भी हो और एंडिंग टैग भी हो, ठीक है, और बीच में हमारा जब कंटेंट आ जाता है तो इस टाइप के टैग को हम क्या कहते हैं, कंटेनर टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटेनर। क्या कहते हैं, कंटेनर टैग। इतनी बात क्लियर है कि HTML में कितने टाइप्स के टैग यूज़ होते हैं। तो पहली बात हो गई कि HTML में दो टाइप के टैग्स यूज़ होते हैं। पहले टैग को कहते हैं कंटेनर टैग। कंटेनर टैग वो टैग होते हैं जिसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। जैसे कि H1 का यहाँ पर स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। क्लियर। अब बात करो कि दूसरी टाइप क्या होती है, तो दूसरी टाइप होती है हमारी एम्प्टी HTML एलिमेंट्स की। तो ये क्या कहलाएगी, यहाँ पर लिखोगे आप एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स वो टैग्स होते हैं जिनके अंदर हम ना तो कोई कंटेंट देते हैं यानी कि कुछ लिख नहीं सकते, और जिनका हमारा कोई एंड टैग नहीं होता। अब देखो कि यहाँ पर जब कंटेनर टैग की बात कर रहे थे तो यहाँ पे स्टार्टिंग टैग भी यूज़ किया गया था और एंडिंग टैग भी यूज़ किया गया था। और यहाँ पर इस टैग को देखोगे, बी आर टैग को, तो ये बी आर टैग
के बाद हमारा कंटेंट कुछ भी नहीं है और एंडिंग टैग भी इसका कुछ भी नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर हमारा कोई भी कंटेंट यूज़ नहीं होता। HTML elements with no content are called empty elements. The BR tag defines a line break. अब BR टैग का काम क्या होता है? लाइन को ब्रेक करने का। मानो कि आपने क्या किया, यहाँ पर हेडिंग टैग लगाया आपने, ठीक है, और यहाँ तक ये H1 टैग लगाया आपका। इतनी बात क्लियर है। अब आप क्या करते हो कि इसको इस लाइन में शो ना करके आप इसको नेक्स्ट लाइन के अंदर शो करना चाहते हो, यानी कि आपकी पहली लाइन के अंदर आए HTML एलिमेंट्स विद इतना आना चाहिए, और सेकंड लाइन के अंदर आप चाहते हो कि नो कंटेंट आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। तो आप यहाँ पर एक एम्प्टी टैग यानी कि आप यहाँ पर इस br टैग को इंसर्ट कर दोगे। जैसे ही आप इस br टैग को इंसर्ट करोगे ये लाइन ब्रेक कर देगा, यानी कि एक लाइन ये बन गई और एक लाइन ये बन जाएगी। इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। अब बात करते हैं HTML जो है हमारी लैंग्वेज वो केस सेंसिटिव है या नहीं है। तो HTML में जब भी हम देखेंगे तो HTML हमारी केस सेंसिटिव नहीं है। क्यों नहीं है केस सेंसिटिव? क्योंकि जब इसके अंदर हम टैग यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है P, यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल p, तो दोनों के अंदर हमारे लोअर केस और अपर केस वाली फीलिंग आती है। अपर केस उसे कहते हैं जिसके अंदर हमारा जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और लोअर केस के अंदर हमारा जो लेटर होता है वो छोटा होता है। जैसे कि अगर यहाँ पर P कहूँ मैं, या फिर मैं लिख दूँ A, या फिर B या C, तो ये कैपिटल है। अगर इसी की जगह हम A, ये B और ये C, तो ये छोटे हो गए और ये हमारा P हो गया। ठीक है, तो इनको हम अपर केस कहेंगे और इसको हम लोअर केस कहेंगे। तो HTML क्या है कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है। इसका मतलब है कि हम जो भी टैग यूज़ करेंगे उसके अंदर हम अपर केस को भी यूज़ कर सकते हैं और लोअर केस को भी। या फिर कुछ कहें कि अगर आपने मानो कि यहाँ पर हेडिंग टैग को यूज़ किया और उसके बाद अपना काम करा, आपने लिख दिया डॉक्यूमेंट, और उसके बाद इसको जब क्लोज करने गए तो आपने गलती से छोटे वाला h यूज़ कर लिया, ठीक है, तो आपका जो कोड है वो फिर भी रन करेगा। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कि ये HTML जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। इतनी बात क्लियर है? अब आगे देखें तो HTML एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स होते क्या है? एट्रीब्यूट्स उन्हें कहते हैं जो हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, या फिर हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज, फ़ॉन्ट, कलर, इमेज की साइज, विड्थ, इन सब चीज़ों को जब हम चेंज जिस चीज़ से कर पाते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं। तो HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट। तो जो एलिमेंट होता है यानी कि जो टैग होता है उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताने का काम हमारा क्या करता है? HTML एट्रीब्यूट करता है। ओके, ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट। अब इस बात का मतलब क्या हुआ कि अगर मानो कि यहाँ पर मैं लेता हूँ p टैग, ठीक है, और ये भी मैंने ले लिया p टैग, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। तो अब मैं जो इसके अंदर बीच में कंटेंट लिखूंगा, इस कंटेंट के पीछे जब मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा तो मैं इसका बैकग्राउंड दे सकता हूँ, ठीक है। मैं अगर चाहता हूँ कि ये बैकग्राउंड की जगह जो ये कलर है इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ। तो ये सारे हमारे फीचर्स होते हैं जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो अब ये टैग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कर रही हैं कि इस जो मैंने यहाँ पर ये बैक लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर सकती है। इसको बैक को ब्लैक में भी रख सकती है, ब्लू कलर में भी कर सकती है, ग्रीन में भी कर सकती है, रेड में भी। इसके पीछे का बैकग्राउंड, इसके पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकती है, यानी कि यहाँ पर कलर आ जाएगा पीछे और उसके बाद वो। तो इसके अंदर मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमारा जो हमारा कंटेनर टैग्स होते हैं उनके अंदर हम एट्रीब्यूट्स देते हैं, और जो हमारे लाइन ब्रेक जैसे कि BR टैग है, अब इस टैग का काम आखिर होता क्या है? इस टैग
काम बेसिकली क्या है, लाइन को ब्रेक करना। तो यहाँ पे किसी एट्रीब्यूट की ज़रूरत पड़ेगी हमें? नहीं पड़ेगी। तो इस टाइप के टैग के अंदर हमारे एट्रीब्यूट यूज़ नहीं हुए। तो इसलिए कहा गया है कि HTML एलिमेंट्स कैन हैव, यानी कि हो सकते हैं। ठीक है, हर एलिमेंट का एट्रीब्यूट हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट होंगे। तो क्वेश्चन आपका ये भी हो सकता है कि आपसे पूछ लें क्या HTML एलिमेंट जो होते हैं उनके अंदर सभी HTML एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट होते हैं? तो आपका रिप्लाई होगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन की तरफ देखेंगे तो HTML एट्रीब्यूट क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एलिमेंट की। एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स कि अगर हम देखो यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो ये हाईलाइट करने का काम किसका हुआ यहाँ पर, एट्रीब्यूट का हुआ। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार्टिंग टैग। अब ये बात क्या करता है, ये कहता है कि जब भी हम हमारा कोई भी टैग यूज़ करते हैं तो जब उसको शुरू करते हैं तो वहीं पर ही हम एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट वहीं पे डिफाइन करेंगे। यानी कि अगर मैं इस पी टैग का कह रही हूँ कि ये जो कलर टेक्स्ट है वो चेंज करके रेड के अंदर करना चाहता हूँ, तो ये रेड कर देगा। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे उनको हम किसके अंदर यूज़ करेंगे, स्टार्टिंग टैग के अंदर, ना कि एंड टैग के अंदर। एंड टैग हमारा ये है, इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ नहीं करते हैं, स्टार्टिंग टैग के अंदर ही हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम वैल्यू पेयर। जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो नेम वैल्यू पेयर्स में आते हैं। जिस तरह की नेम दे दिया, नेम अब मैंने यहाँ पे क्या दिया था, नेम दिया मैंने टेक्स्ट, और वैल्यू क्या दी मैंने इसको, रेड। क्लियर इतनी बात? अब चलते हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे होते हैं। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट आएगा हमारे पास href एट्रीब्यूट। रेफ से मतलब क्या है कि जो रेफरेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो हाइपरलिंक का रेफरेंस प्रोवाइड कर दे उस एट्रीब्यूट को हम href एट्रीब्यूट कहते हैं। अब आपको पता है कि जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, टैग्स के साथ यूज़ करते हैं। तो ये href एट्रीब्यूट किस टैग के साथ यूज़ होता है, ये इस एंकर टैग के साथ यूज़ होता है। इस टैग को क्या कहते हैं, एंकर टैग कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या आया कि ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम ऐसा कौन सा टैग है जिसके अंदर हम हाइपरलिंक देते हैं। तो हाइपरलिंक देने के लिए हमारा जो टैग है वो है ये 8 है। ठीक है, अब इस एंकर टैग के अंदर अब इस एंकर टैग के अंदर हमें जो एट्रीब्यूट देना होता है वो एट्रीब्यूट क्या होता है, तो वो एट्रीब्यूट हमारा होता है href। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखो, ये हमारा टैग है, इसकी स्टार्टिंग की है, उसके बाद हमने यहाँ पे href लिख दिया और उसके अंदर हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। अब लिंक देने के बाद इस टैग को क्लोज कर दिया और यहाँ पे लिख दिए हमारा क्या है, यहाँ पर ये क्या है, ये कंटेंट। ठीक है, ये कंटेंट लिख दिया और उसके बाद इस टैग को क्लोज कर दिया। तो पहली बात तो समझ में आई कि ये क्या हो गया हमारा, एक तो कंटेनर टैग। याद होनी चाहिए ये बातें कि कौन सा टैग कंटेनर टैग है, कौन सा टैग एम्प्टी टैग है। कंटेनर टैग क्या होते हैं, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं। टैग जो होते हैं उनके अंदर एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं, क्योंकि जो टैग होते हैं उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं और एलिमेंट्स के फीचर्स को एनहेंस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट्स का। तो ओपनिंग ऑफ टैग हुई, उसके बाद हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखा, एट्रीब्यूट के अंदर हमने ये जो एट्रीब्यूट है तो ये क्या हुआ, इसका नेम हो गया और ये हमने क्या दिया, इसको वैल्यू दी है। एग्जाम्पल देखेंगे अब नीचे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट टाइप लिखा HTML। ठीक है, इससे हमें पता चल गया कि जो HTML के अंदर ही ये सारा का सारा कोड लिखा जा रहा है। फिर हमने HTML की स्टार्टिंग करी है और उसके बाद हमने बॉडी ओपन करी, उसके बाद हमने अपना बॉडी के अंदर कंटेंट लिखना शुरू कर दिया H2 और P से। जब हमारा कंटेंट खत्म हुआ हमने क्या किया है, यहाँ पर जो P टैग था उसको क्लोज कर दिया। आगे चले, हमें एक हाइपरलिंक देना था, यानी कि एक दूसरी वेबसाइट के पेज को यहाँ पर ओपन करना है। तो हमने उसका लिंक यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया। इस लिंक को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास होता है
एंकर टैग। उस एंकर टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट दिया जिसके अंदर हम उस पेज का जो पाथ है वो डिफाइन करेंगे। तो जो href एट्रीब्यूट है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, पाथ डिफाइन कर दिया। आगे हमने इस टैग को क्लोज करा, फिर हमने अपना कंटेंट लिखा और उसके बाद हमने टैग को क्लोज कर दिया। हमारा काम खत्म। हमें इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करनी है। तो हमने क्या किया, बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML को क्लोज कर दिया। इतनी बात क्लियर। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो, सबसे पहले हमने हेडिंग टैग की बात की थी बॉडी के अंदर, वो दिखाई दिया। फिर हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया था और यहाँ पर हमने क्या किया था, एक लिंक क्रिएट किया था। एक लिंक क्रिएट किया था और उसके लिए ये हमने कंटेंट लिखा था। अब जैसे ही इस कंटेंट के ऊपर हम अपना माउस ले जाकर क्लिक करेंगे तो ये हमें कहाँ पर लेकर चला जाएगा, जिस पेज का लिंक हमने यहाँ पर दिया है। जैसे कि यहाँ पर ये पेज दिया है। अब ये होम पेज भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वेबसाइट के ऊपर हमें लेके जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं आगे SRC एट्रीब्यूट की। जैसे कि आपने देखा कि एंकर टैग जो होता है उसके अंदर तो हम यूज़ करते हैं href एट्रीब्यूट को। ऐसे ही जब हमें अपने पेज के ऊपर कोई इमेज लेके आनी होती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं SRC एट्रीब्यूट को। तो इससे क्या पता चला कि जो SRC एट्रीब्यूट है वो तो हमारा इमेज टैग के साथ यूज़ होता है और जो href एट्रीब्यूट है वो हमारा एंकर टैग के साथ यूज़ होता है। ये हमारा इमेज टैग के साथ। तो द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेडेड एन इमेज इन एन HTML पेज। तो इमेज टैग का काम क्या होता है? इमेज टैग का काम होता है कि हमारी कोई भी इमेज है, फोटो है, उसको HTML पेज के ऊपर पेस्ट करना। अब उसको पेस्ट करने के लिए हमें एक नेम देना पड़ेगा, यानी कि एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है SRC एट्रीब्यूट। तो SRC एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या देते हैं, पाथ टू द इमेज, यानी कि उस इमेज की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर उसको हमने सेव किया है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो आपने क्या करा होगा, लोकल कंप्यूटर के अंदर C ड्राइव में, D में, E में, F में कहीं भी एक इमेज सेव की हुई है। अब उस इमेज को आप अपने ब्राउज़र के ऊपर देखना चाहते हो तो आपने क्या किया कि इमेज टैग लिया, उसके अंदर एट्रीब्यूट यूज़ किया SRC और उस इमेज का ये आपने पाथ दे दिया है। एग्जाम्पल देखें, HTML बॉडी हेडिंग पैराग्राफ। इतनी बात हमारी क्लियर है। अब हमें यहाँ पर एक इमेज शो करनी थी तो हमने क्या किया कि इमेज टैग लिया, उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या यूज़ किया है, यहाँ पर बोलो बोलो, SRC एट्रीब्यूट यूज़ किया है और उसके अंदर हमने ये उस इमेज का पाथ दे दिया है। अब आगे देखें तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने उस इमेज के लिए एक एट्रीब्यूट और यूज़ किया है। ये एट्रीब्यूट हो गया विड्थ के लिए, ये एट्रीब्यूट हो गया हाइट के लिए, और उसके बाद हमने इस टैग को क्लोज कर दिया। आगे चले हमने बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। क्लियर। अब जैसे ही हम उस पेज को ओपन करेंगे तो हमारा जो एट्रीब्यूट है, जैसे ही हम उस पेज को ओपन करेंगे तो जो हमारा कंटेंट है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले हमने हेडिंग दी हुई थी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, SRC एट्रीब्यूट की। वो होता क्या है, अब जो इमेज आई है ये यहाँ पर, ये इमेज किसकी वजह से आई है, इस IMG टैग की वजह से। और जो इमेज का पाथ दिया है हमने वो किसने दिया था, SRC के अंदर। SRC है, हाँ। एक बच्चे गलती क्या करते हैं कि SRC और SCR, तो ये SCR नहीं है, ये है SRC। SRC का मतलब होता है हमारा सोर्स। क्लियर। SRC दिया, SRC के अंदर हमने वो पाथ लिख दिया जहाँ पे हमारी वो इमेज है और इसको टैग को हमने बंद कर दिया है। अब बात करी थी हमने विड्थ की। ये विड्थ हमारा सेकंड एट्रीब्यूट है, ये हमारा पहला एट्रीब्यूट।
विड्थ के अंदर हमने क्या किया कि ये विड्थ है, ये विड्थ कहलाती है। ये इस विड्थ को मैंने 500 लिखा था और इस हाइट को मैंने क्या किया, 600 लिख दिया। तो ये हमारी हाइट है, ये हमारी विड्थ है। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर जाके अगर इस विड्थ को अगर मैं इस विड्थ को 700 कर दूं और इस हाइट को बताओ कितना करना है, इस हाइट को भी 700 कर देता हूं, तो मेरा जो रिजल्ट है वो कैसा दिखाई देगा। ये जो इमेज है, अब मैंने कितना कर दिया, 700 कर दिया था, 500 थी, तो ये इमेज कुछ इतनी आगे तक आएगी और ये इमेज कुछ इतनी बड़ी हो जाएगी। यानी कि अब ये इमेज एक्चुअल इतनी साइज की मुझे अपने ब्राउज़र के ऊपर दिखाई देगी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इमेज का साइज इतना बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको 500 से 200 कर दूंगा तो ये इमेज मेरी इतनी हो जाएगी। अगर मैं हाइट को अपनी को 200 कर दूंगा तो ये इमेज केवल अब मुझे इतने पोर्शन के अंदर, इतने पोर्शन के अंदर दिखाई देगी। क्लियर। तो हमने देखा कि इमेज के 3 एट्रीब्यूट्स देख लिए। एक एट्रीब्यूट की बात करी हमने तो वो था हमारा एसआरसी एट्रीब्यूट, दूसरा हाइट और तीसरा विड्थ। अब जो यूआरएल हम देते हैं वो भी हमारे एसआरसी के अंदर, जो हम यूआरएल देते हैं वो भी हमारे दो तरीके के होते हैं। वो भी हमारे कितने होते हैं, दो तरीके के होते हैं। तो उस दो तरीके के यूआरएल की बात करें तो ये, एक सेकेंड एक सेकेंड, तो ये जो यूआरएल होते हैं हमारे दो तरीके के होते हैं। पहला यूआरएल जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा जिसे कहते हैं रिलेटिव यूआरएल। पहला यूआरएल जिसे एब्सोल्यूट यूआरएल कह रहे हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, एज इट इज जो भी हमारा लिंक होगा उसको करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो उस यूआरएल को हम क्या कह देते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल। लिंक्स टू एन एक्सटर्नल इमेज दैट इज होस्टेड ऑन अनदर वेबसाइट। तो इसके अंदर क्या करा, जो पाथ था HTTPS, यानी कि वहां से बिल्कुल डिटो कॉपी कर लिया और उसको हमने पेस्ट कर दिया। रिलेटिव यूआरएल के अंदर हमने क्या किया कि हमने एक्चुअल जो यूआरएल था उसको कॉपी ना करके हमने कहाँ से यूज करा उसको, इस स्लैश से। तो अगर इस रिलेटिव यूआरएल का बेनिफिट क्या हुआ कि अगर 1% भी अगर हमारा डोमेन चेंज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, वो इमेज हमारी लगातार हमारे ब्राउजर के ऊपर शो होती रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे ये डोमेन चेंज हो गया 1% भी, तो ये इमेज यहाँ पर शो नहीं होगी। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये जितना पोर्शन है इसको, इस डोमेन नेम को हम यूज नहीं करेंगे। तो यही चीज इसमें लिखी है, लिंक्स टू एन इमेज दैट इज होस्टेड विद इन द वेबसाइट, यूआरएल डज नॉट इंक्लूड द डोमेन नेम। तो रिलेटिव यूआरएल के अंदर हम डोमेन नेम यूज नहीं करते। क्वेश्चन अगर पूछा जाए रिलेटिव यूआरएल क्या है, जिसके अंदर रिलेटिव यूआरएल क्या है, तो रिलेटिव यूआरएल के अंदर हम क्या करते हैं, जो डोमेन है उसको इंक्लूड नहीं करते। जबकि एब्सोल्यूट यूआरएल के अंदर हम डोमेन नेम को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें एसआरसी के अंदर हमने डायरेक्ट इमेज का नेम जो था वो दे दिया।
इफ द URL बिगिन विद अ स्लैश इट विल बी रिलेटिव टू द डोमेन। अगर स्लैश से शुरू होता है स्लैश, तो वो भी हमारा रिलेटिव ही आएगा। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसकी हमने बात कर ही ली है कि विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट हमारा क्या होता है, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट। तो इसको अब नहीं देखते हम बात करते हैं अब आल्ट एट्रीब्यूट की। आल्ट से पता चला कि आल्ट का मतलब होता है अल्टर नहीं। अब आपने क्या किया था कि एक इमेज थी, उसको आपने बैकग्राउंड में, सॉरी, ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। ब्राउज़र ने क्या किया कि वो फाइल डिस्प्ले नहीं करी। तो अब आपको जो व्यूअर है उसको कुछ बताना पड़ेगा कि ये इमेज थी, तो वो इमेज थी किसकी। तो उस इमेज की डिटेल आप नीचे टेक्स्ट के फॉर्मेट में दोगे। तो वो टेक्स्ट का काम क्या है कि जब भी अगर वो इमेज ना दिखाई दे तो उसकी जगह पे वो टेक्स्ट आ जाए। तो उसी को हम यूज़ करने के लिए कि अगर हमारी इमेज ब्राउज़र पे डिस्प्ले ना हो और हमारा वहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए कि यहाँ पर आखिर किस चीज़ की हमने इमेज लगाई थी या यूज़ की थी, तो उस टेक्स्ट को व्यूअर को दिखाने के लिए हमें किस एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, आल्ट एट्रीब्यूट का। किस एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, आल्ट एट्रीब्यूट का। तो अब ये आल्ट एट्रीब्यूट क्या करता है कि ये इमेज टैग के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, जिसको हम अल्टरनेट टेक्स्ट की तरह। इफ़ द इमेज फॉर सम रीज़न, अगर किसी कारण से इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती है या फिर जो कनेक्शन है स्लो है और वहाँ पर वो इमेज में एरर आ जाता है, तो जो SRC एट्रीब्यूट है वहाँ पर यूजर क्या करेगा, एक कंटेंट, एक टेक्स्ट लिखा दिखाई देगा, उस टेक्स्ट को वो यूजर पढ़ लेगा। अगर इमेज टैग हमने लिया, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज किया सोर्स, उसके अंदर हमने पाथ दे दिया इमेज का। अगर ये इमेज खुलती है तो जैसे हमने ऊपर देखा था तो उसके अंदर हमें इमेज दिखाई दी थी। लेकिन अगर इमेज नहीं ओपन होती है तो वहां पर एक टेक्स्ट लिखा दिखाई देना चाहिए कि ये इमेज थी गर्ल विद अ जैकेट। ठीक है, तो अगर ये इमेज ओपन होगी तो ये टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। ये अगर ये इमेज ओपन होगी तो ये टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर ये इमेज ओपन नहीं होती है तो ये टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। ठीक है, यही इसका मतलब है। अब बात करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट की। कि स्टाइल एट्रीब्यूट, द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड स्टाइल्स टू एन एलिमेंट। अब जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर स्टाइल ऐड करने के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, जैसे कि कलर, फॉन्ट साइज या फिर टेक्स्ट साइज। इन चीज़ों को यूज करने के लिए पी टैग हमने यूज किया है। पी टैग हमारा किसके लिए होता है, पैराग्राफ के लिए होता है। उस पी टैग के अंदर जब हमने स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ किया तो उसके अंदर हमने कलर क्या यूज़ किया है, रेड। देखो यहाँ पे कलर लिखा है, ये कलर हमने लिखा और उसकी वैल्यू दे दी, यानी कि कलर का नेम दिया और यहाँ पे ये वैल्यू दे दी और इस टैग को क्लोज करा और उसके बाद कंटेंट लिख के दे दिया। ऐसे ही टाइटल एट्रीब्यूट होता है। टाइटल एट्रीब्यूट क्या करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एलिमेंट के बारे में शो करने के लिए हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर पी टैग के अंदर मैंने टाइटल लिखा और आई एम ए टूल टिप लिख के इसको क्लोज कर दिया, उसके बाद पैराग्राफ लिख दिया। तो अब ये जो टूल टिप है ये हमारी, जैसे ही हम उसके ऊपर माउस लेकर जाएंगे ये हमारे को शो हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर देखो, ये क्या कह रहा है कि जैसे ही मैं इस टाइटल के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माउस ओवर दिस पैराग्राफ टू डिस्प्ले द टाइटल एट्रीब्यूट एज ए टूल टिप, एज ए टूल टिप की तरह दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, आई एम ए टूल टिप। या फिर इसके ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर दिखाई देगा आई एम ए हेडर। ओके, अब बात करते हैं लैंग एट्रीब्यूट। अब लैंग एट्रीब्यूट जो है वो हमारा यूज किया जाता है सबसे पहले HTML के अंदर। जो HTML टैग हमारा यूज होता है,
ठीक है, सबसे पहले उस HTML टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है कि डॉक टाइप की बात करी थी हमने, डॉक टाइप में हमने लिखा था HTML। अब जब HTML जो रूट एलिमेंट था उसको हमने लिख दिया, उसकी लैंग्वेज भी हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि ये इंग्लिश के अंदर है, उर्दू के अंदर है, हिंदी के अंदर है, संस्कृत के अंदर है, किसके अंदर हम जो कोड लिख रहे हैं किसके अंदर लिखा जा रहा है। इतनी बात क्लियर है। अब तक तो हमने क्या पढ़ लिया है कि जो HTML एलिमेंट्स होते हैं या तो उनके पास एट्रीब्यूट हो भी सकते हैं और एट्रीब्यूट नहीं भी हो सकते हैं पॉजिटिव लेके चलते हैं कि द href एट्रीब्यूट यूज किसके साथ करते हैं। href एट्रीब्यूट का यूज होता है इस टैग के अंदर, इस चीज के लिए होता है लिंक, ठीक है। src एट्रीब्यूट का यूज होता है इमेज टैग के अंदर, इमेज के पाथ के लिए। विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट यूज होता है इमेज के अंदर। आल्ट एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट को दिखाने का, जब इमेज हमारी ओपन नहीं होगी। इस आल्ट एट्रीब्यूट को कहाँ यूज करते हैं हम, इमेज टैग के अंदर। स्टाइल एट्रीब्यूट किस लिए यूज होता है, जैसे कि कलर, फॉन्ट, साइज और इन चीजों को एनहेंस करने के लिए, ठीक है, इनकी स्टाइल्स को ऐड करने के लिए। लैंग एट्रीब्यूट का कहाँ यूज होगा, केवल और केवल HTML के अंदर ही यूज करेंगे। टाइटल एट्रीब्यूट का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है एलिमेंट के बारे में। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र की। अब जो वेब ब्राउज़र होता है वो तो हमें पता ही है कि जैसे कि आप यूज़ कर रहे होगे, यहाँ पर क्रोम यूज़ कर रहे होगे, सफारी यूज़ कर रहे होंगे, तो इसी वेब ब्राउज़र को हम जानते हैं। या तो क्रोम होगा, सफारी होगा, फायरफॉक्स होगा, मोजिला फायरफॉक्स जिसे कहते हैं, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, या फिर आपका क्रोमियम होगा। तो ये सारे के सारे हमारे वेब ब्राउज़र्स हैं। क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया। इसका काम क्या होता है वेब ब्राउज़र का, ये क्या करता है, HTML डॉक्यूमेंट को रीड करता है और उसको डिस्प्ले करता है करेक्टली। तो ब्राउज़र का काम अगर पूछे हमसे तो ब्राउज़र का काम क्या है, रीड करना है HTML डॉक्यूमेंट्स को और उसको करेक्टली डिस्प्ले करना, ठीक है। ये काम होता है हमारा वेब ब्राउज़र का। दूसरा काम क्या होता है कि ये उस HTML डॉक्यूमेंट को तो रीड करता है, लेकिन जो टैग्स होते हैं उन टैग्स को ये हाइड करता है। हाइड कैसे, कि आपने तो देखो कंटेंट लिखने के लिए ये दो टैग यहाँ पर, ये एक टैग ये यूज किया, एक टैग ये यूज किया, लेकिन जब डिस्प्ले होगा तो ये टैग आपको नहीं दिखाई देगा, ना ही ये दिखाई देगा, केवल आपको ये कंटेंट डिस्प्ले के ऊपर दिखाई देता है। तो इसी चीज को यहाँ पे कहा है कि इट डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूजेस देम टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। लेकिन इनको यूज करता है कैसे डिटरमाइन करना है। अब मैंने यहाँ पे H1 टैग लिया है, तो इस H1 टैग का काम क्या है कि जो ये कंटेंट लिखा है, तो इस कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए वो क्या करेगा, जो इस हेड टैग का काम होगा उस काम को ये यूज करेगा। जैसे कि H1 टैग का काम क्या है कि जो हमारी अंदर कंटेंट लिखा जाता है, जो हमारा कंटेंट अंदर लिखा जाएगा इस टैग के, उसको क्या करना है, बोल्ड और स्ट्रोंगर दिखाना है। तो डिस्प्ले के ऊपर ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे HTML एडिटर्स क्या होते हैं, ठीक है, कैसे इसको यूज करते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।